दिखता वो होता होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप समाकारिता, कि जब दो ग्रुप हों तो उनके मध्य समान होने की जो कंडीशंस होती हैं तो वो हम बारी बारी से इसके अंतर्गत पढ़ रहे थे। तो हमने सबसे पहले इसके जो कुछ क्लासेज में हमने इसमें संबंधित जो शब्दावली है एवं जो डेफिनेशंस है उनके विषय में चर्चा की थी, ठीक है। उसके बाद में हमने इसकी जो मेजर जो गुणधर्म होते हैं तो इस तरीके के गुणधर्म कि यदि समाकारिता में यदि ई रखा जाता है तो ई डैश मतलब सामने वाले जी डैश का क्या आता है, तत्सम का अवयव आता है। एक हमने ये पढ़ा था कि समाकारिता के अंतर्गत किसी अवयव का प्रतिलोम यदि रखा जाए तो उसकी वैल्यू उस अवयव के प्रतिचित्रण के इनवर्स के बराबर होती है। तो पहली थ्योरम में हमने ये वहां पर चर्चा की थी इन दोनों कंडीशंस के बारे में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन थी वहां पर, क्योंकि हर थ्योरम में इनका कहीं ना कहीं यूज जरूर होता है, ठीक है। तो ये हमने जो पहले की क्लासेज है उनमें इस चीज को पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा सा इसके बारे में ये भी पढ़ा था कि उपग्रुप किसको कहते हैं, क्योंकि इन जो थ्योरम्स है उनमें कहीं ना कहीं हमें उपग्रुप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो वैसे तो मैं इस चीज को बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो उनको थोड़ी जानकारी हो जाएगी किस प्रकार से आप उपग्रुप को प्रूव करोगे, ठीक है। और हम उस डेफिनेशन को समझकर हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है आप। तो जैसे ही बात करें कि ये हमारे पास क्या है, कोई ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप का मतलब मैंने जब आपको यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ाई थी उसका फर्स्ट नंबर का जो लेसन पढ़ाया था, ठीक है, तो वहां पर मैंने ये चीज आपको बिल्कुल बताई थी वहां पर कि किस तरीके से कोई भी चीज ग्रुप में बन जाती है वहां पर। तो जैसे कि ये कोई ग्रुप है, इसमें कुछ एलिमेंट बैठे हुए हैं यहाँ पर इस तरीके से ग्रुप में अंदर एलिमेंट रखे हुए हैं, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट है वो इस पर दी गई किसी संक्रिया के साथ, तो माना कि इस पर संक्रिया कौन सी दी गई है, स्टार, तो इस पर स्टार संक्रिया के साथ ये 4 नियमों की पालना करते थे वहां पर। सबसे पहले नियम को हम कहते थे क्लोजर, उसके बाद कहते थे उसको एसोसिएटिव, उसके बाद हम उसको कहते थे क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट, उसके बाद आता था हमारा इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये 4 गुणधर्म ये एलिमेंट इस संक्रिया के साथ यहाँ पर रखता है। तो इस कारण से इन एलिमेंटों को हम इस संक्रिया के साथ क्या मानते हैं कि पूरा पूरा क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, ठीक है, क्योंकि इनमें इन चारों गुणों का समावेश है इन एलिमेंटों पर। ये एलिमेंट इन चारों गुणधर्मों का पालन करते हैं इस संक्रिया के साथ में। तो इस कारण से हम इसको क्या कह पाते हैं, ग्रुप कह पाते हैं। अगर यदि बात की जाए कि इसमें से कोई छोटा टुकड़ा ले ले, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट है, तो इन बहुत सारे एलिमेंटों में से यदि इसका कोई छोटा टुकड़ा ले लिया जाए तो उस छोटे टुकड़े को मैंने यहाँ पर H नाम से दिया कि जैसे ये G नाम का था बड़ा टुकड़ा, तो जो बड़ा था सारे एलिमेंटों को जो रख रहा था वो तो क्या था, G नाम से था। अब ये जो छोटा टुकड़ा है उसको मैंने किससे इंडिकेट किया है, H से किया है यहाँ पर। अब इसमें से आपने इस टुकड़े को तो ले लिया, लेकिन ये जो टुकड़ा है क्या जहां से ये आया है क्या उस प्रकार के गुण रखता है कि जहां से ये आया है, तो कहां से आया, ये G से आया है, तो यदि ये G से आया है तो क्या G के सारे गुण रख पाता है, नहीं रख पाता है। और अगर ये रख पाता है तो हम कहेंगे इसको, इस ग्रुप का क्या कहेंगे, इसको उपग्रुप कहेंगे। यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, इस G का उपग्रुप कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसी का ही तो भाग है एक छोटा, यहाँ पर ही इस पूरे बड़े ग्रुप का ही क्या है, एक छोटा भाग है, तो इस कारण इसको क्या कह पा रहे हैं, उपग्रुप। लेकिन कह भी तब पाएंगे कि जब HB जहां से ये आया है उसी प्रकार के 4 नियमों का ये भी पालन करे, यानी ये भी किसको शो करे, क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करे, एसोसिएटिव को शो करे, आइडेंटिटी को शो करे, और इनवर्स एलिमेंट को ये भी शो करना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसको क्या कह पाएंगे कि HB क्या है, रियल में एक है सब ग्रुप है, क्योंकि ये भी जहां से आया है यानी जिस G से ये आया है तो उसके सारे गुणधर्मों की पालना ये भी कर रहा है। किस संक्रिया के साथ, इसी स्टार संक्रिया के साथ, तो ये भी इसी स्टार संक्रिया के साथ इन चारों गुणधर्मों की यदि पालना करता है तो उस कंडीशन में हम इस H को क्या कहेंगे, इस बड़े वाले G का क्या कहेंगे, उपग्रुप कहेंगे। और इंडिकेशन कैसा होगा इनका इंडिकेशन इस तरीके से होगा कि G स्टार का सबग्रुप कौन है, H स्टार। इस तरीके से हम इसको इंडिकेट कर पाएंगे वहां, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि हमें छोटे ग्रुप के बारे में भी चारों तथ्यों को चेक करो, यानी चारों जो अभिग्रहित थे, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स एलिमेंट, इन सभी को चेक करो या तो वो तो बड़ा लेंथी हो जाता है, क्योंकि हमने जो यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ी थी उसमें यही सब काम किया था वहां पर, कि वहां पर किसी भी सेट की हम इन चारों अभिग्रहितों के साथ स्टडी करते थे वहां पर, और फिर उसको जांच की जाती थी उसकी कि वो एक ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। अब इतना तो कर नहीं पाएंगे बार बार यहाँ पर, तो उसके लिए
उपग्रुप वाले जो आपका चैप्टर है उसमें एक थ्योरम दे रखी है, वो बड़े काम की है, क्योंकि उसके द्वारा आप किसी भी सेट की जांच कर सकते हो कि वो सब ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा जहां से वो आया था। तो वो जो थ्योरम है, थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है, यदि G स्टार एक ग्रुप है, यदि G स्टार एक ग्रुप है तथा H G का सबसेट है, उपसमुच्चय है, तो H उपग्रुप होगा यदि क्या था वहां पर, उसमें ये कंडीशन दी गई थी कि यदि G स्टार कोई ग्रुप है और इस ग्रुप का H नाम का कोई सबसेट है, नॉट फॉर सब ग्रुप ओनली सबसेट, केवल क्या नाम लिया इसको, G का केवल सबसेट नाम लिया, अभी उपग्रुप नहीं कहा इसको, यानी सब ग्रुप इसको नहीं कहा बिल्कुल भी। तो ये कब होगा, ये तब होगा जब पहली कंडीशन तो किसको फॉलो करेगी कि जो H है कभी भी रिक्त नहीं होना चाहिए, यानी इसमें एक कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं बननी चाहिए कि ये पूर्णतः ये खाली हो, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि H में कहीं ना कोई एलिमेंट तो जरूर होना ही चाहिए। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं कि H इज नेवर गोज टू 5, कि H का मान कभी भी क्या नहीं हो, रिक्त नहीं हो, H में कभी भी अवयवों की कमी नहीं हो, या यूं कहें कि ये कभी भी खाली नहीं हो। ठीक है। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी कि यदि H के दो एलिमेंट, यदि H A, B इज द एलिमेंट ऑफ H, कि यदि A और B यदि H से हैं तो उस कंडीशन में A तो एज इट इज और जो B का जो इनवर्स है, A तो एज इट इज और B का जो प्रतिलोम है उसको यदि मैं A के साथ संक्रिय करा दूं तो प्राप्त परिणाम भी मेरे इसी H को बिलोंग करना चाहिए, यानी इसी H में इनका परिणाम भी कहां पर आए, इसी H में यदि आए तो उस कंडीशन में हम इस H को क्या कह पाते हैं, कंप्लीटली इसको क्या कह पाते हैं, सब ग्रुप कह पाते हैं। तो हालांकि इसका पूरा प्रूफ था कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों कंडीशंस के द्वारा ही कंप्लीट ये चारों जो कंडीशंस है वो निकल कर आती है वहां पर, इन दोनों के द्वारा। लेकिन वो हम लास्ट एक्सरसाइज जो हमारी पिछले एक्सरसाइज थी उसमें था। अब हम इतना लेंथी सिलेबस है, इतना पढ़ नहीं सकते सारी चीजों को, तो हम केवल रिजल्ट को यहाँ पर याद रख लेते हैं, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, ये आगे के चैप्टर में भी काम में आ जाता है कहीं कहीं पर, और हमारे इसमें तो आएगा ही। ठीक है। तो क्या होगी पहली कंडीशन, तो कि ये फाई नहीं हो। दूसरी, इसके कोई भी दो एलिमेंट हैं उनके लिए इस प्रकार की स्ट्रक्चर, उनके लिए जो नीचे दी गई स्ट्रक्चर है ये कहां पर आनी चाहिए, इसी H पर आना चाहिए। और किसके लिए, जब भी यहाँ पे और B को कहां से लोगे, H से लोगे, कि जब तक आप H से एलिमेंट उठाते जाओगे तो हर कंडीशन के लिए ऐसा सदैव होना ही चाहिए। ये नहीं कि केवल दो एलिमेंट ही मिल गए आपको, जैसे इसमें 100 एलिमेंट थे H में, उन 100 में से आपको कहीं से दो एलिमेंट ऐसे मिल गए जो ऐसा कर रहे हैं, और ऐसा करने पर वो बिलोंग कर जाता है H को, लेकिन बाकी के लिए नहीं कर तो नहीं। किसी भी एलिमेंट को आप लो, उसका इनवर्स चेक करो और इनवर्स निकाल कर आप दोनों की संक्रिया कराओ वहां पर। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वो कहां को, किसको बिलोंग करना चाहिए, वो H को ही बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। तो ये हमारी किसकी थ्योरम थी यहाँ पर, ये सब ग्रुप होने के लिए, कि जो H है जो पहले सबसेट था वहां देखो क्या है, उपसमुच्चय, अब वो क्या बन जाएगा, उप ग्रुप बन जाएगा, यानी सब ग्रुप बन जाएगा यदि वो दोनों कंडीशनों को फॉलो करता है तो। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं हमारी थ्योरम के ऊपर, क्योंकि हमें इन दोनों कंडीशन के बारे में जानकारी हो गई कि कोई भी जो सबसेट है किसी सेट से यदि आता है और वो सेट खुद क्या है, एक ग्रुप है, तो वह जो नया बनने वाला जो सबसेट है वो भी एक सब ग्रुप होगा, लेकिन कब होगा, जब वो दोनों कंडीशनों को फॉलो करता हो। ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई हो, तो अब आ जाओ हमारी थ्योरम पर, क्योंकि हमारी थ्योरम में हमें यही काम है, हमें यही चीजें यहाँ पर प्रूव करनी है यहाँ पर। अब देखिए आपकी थ्योरम का स्टेटमेंट समझिए। सबसे पहले थ्योरम के स्टेटमेंट आपको दे रखा है, यदि F ग्रुप G स्टार से ग्रुप G डैश O पर क्या है, समाकारिता है, तो सिद्ध कीजिए कि हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म है जो कि G से G डैश पर है। ठीक है, ये हमें दिया है यहाँ पर। और यदि ऐसा है तो आपको ये चीज प्रूव करनी है कि G का उपग्रुप H है। ये ऑलरेडी आपको दे रखा है कि G का सबग्रुप कौन है, H है। तो ये लाइन आपको देखते ही आपके माइंड में दो तीन चीजें बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। पहली बात तो क्या कि G इज सबसेट ऑफ H, H इज सबसेट ऑफ G, कि जो H है वो G में से निकल कर आ रहा है, तो इसको हमने इस तरीके से दिखा दिया
पहला काम तो ये, क्योंकि वहां पर क्या दे दिया, उपग्रुप दे दिया। अब उपग्रुप है तो उसमें ये काम भी होगा कि H नेवर गोज टू 5, कि H का मान कभी भी क्या नहीं होगा, रिक्त नहीं होगा। ये भी किसकी कंडीशन पर, क्योंकि आपको दे रखा है कि H क्या है, उपग्रुप है। अब उपग्रुप है तो सारी कंडीशन उसमें होगी। तीसरी बात क्या होगी कि इसमें ये कंडीशन भी फॉलो हो रही होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये क्या है, उपग्रुप है, तो दोनों कंडीशनों को ये पहले से अपने पास रखता था, तो जहां इनकी जरूरत होगी वो चीज भी ले लेंगे, ठीक है। और ग्रुप वाली चारों कंडीशन भी इसके पास होगी, क्योंकि ये क्या है, ग्रुप है, तो इसके पास क्लोजर प्रॉपर्टी भी होगी, एसोसिएटिव भी होगी, आइडेंटिटी भी होगी और इनवर्स एलिमेंट भी होगा। ये सारी कंडीशंस इस H के पास हैं। तो यदि ऐसा है तो इन H के अवयवों को लेकर, H क्या है, एक एलिमेंटों का सेट है, तो इन एलिमेंटों को लेकर यदि हम उनका प्रतिचित्रण प्राप्त करते हैं, लेट अस कंसीडर कि H में ये कुछ एलिमेंट बैठे हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब आपको करना क्या है, आपको G डैश में जाना है इन एलिमेंटों को लेकर। ये बड़ा था पूरा, ये तो पूरा बड़ा था और ये छोटा G डैश था, और ये उसके अंदर H बैठा है यहाँ पर, जिसको हमने क्या कहा था कि ये इसका क्या है, उपग्रुप है, ऐसी कंडीशन, ठीक है। तो इसके अवयवों को लेकर जब ये इस पर जाएगा तो इसका रूप चेंज होगा, और किसके अंतर्गत जा रहा है, वो F प्रतिचित्रण के अंतर्गत वो इसमें जा रहा है यहाँ पर। तो जैसे आप इसमें रखोगे तो A को यहाँ रखोगे तो ये कहाँ जाएगा, FA बनकर जाएगा, इसमें ये रखोगे तो इस तरीके से जाएगा, ठीक है। जो भी रखोगे वो इस तरीके से एलिमेंट यहाँ से जाकर उधर जाएंगे तो उनका रूप चेंज होगा, यानी उनकी फॉर्म चेंज हो जाएगी वहां पर, ठीक है। अब ये एलिमेंट हमारे सारे कहां पर आ गए, G डैश में आ गए यहाँ पर। अब G डैश में यदि आ जाते हैं तो G डैश को इतना ही थोड़ी था कि केवल इन्हीं H'ों के लिए, वो H के केवल इन्हीं अवयवों के लिए डिफाइन था, वो तो पूरे पूरे G डैश में और भी तो एलिमेंट थे, उनके लिए भी होगा। लेकिन ये क्या हो गए, विशिष्ट एलिमेंट हो गए जो इन 5-4 अवयवों को रखने पर आपको प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो 4 अवयव हैं इनके बारे में, यानी ये जो बनने वाला नया सेट होगा इन छोटे एलिमेंटों को लेकर, तो ये सेट भी क्या होगा, हमारे G डैश का ही क्या होगा, उपग्रुप होगा। यानी इस बड़े का क्या हो जाएगा, ये छोटा क्या हो जाएगा, उपग्रुप हो जाएगा। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो जो चीज दे रखी है उस चीज को लेकर चलो और अपने थ्योरम को प्रूव कर लो। तो सबसे पहले आपको जो दे रखा है वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया है, क्या कंडीशन दी गई है आपको दिया है कि F ग्रुप G से G डैश पर क्या है, समाकारिता है। तो दिया है F सच दैट G to G डैश समाकारिता, ये चीज आपको दी गई है यहाँ पर। यानी जहां आपको समाकारिता की जरूरत पड़ेगी आप वहां पर बिल्कुल लगा सकते हो कि G वाली संक्रिया और G डैश और समाकारिता का जो हमारी परिभाषा के अकॉर्डिंग जो नियम था वो यहाँ पर अप्लाई हम कर सकते हैं। और क्या दे रखा है आपको, और आपको दे रखा है कि G का सबग्रुप H है, और आपको दे रखा है G का उपग्रुप H है, इंप्लाइज दैट कि H इज सबसेट ऑफ G, ठीक है। तो दो कंडीशन आपको यहाँ पर दे रखी है और इनके बेसिस पर हम इसको लेकर चलेंगे। तो यहां से हम लिखते हैं चूंकि H इज सबसेट ऑफ G, ये कहां से लिया, ये आपको दे रखा है कि G का उपग्रुप कौन है, H है, तो H है तो आया तो इसी में से, इसके एलिमेंटों को लेकर ही तो बनाया, ये कम एलिमेंटों को लेकर बनाया। तो ये हमने क्या लिख दिया कि H इज सबसेट ऑफ G, ठीक है। तथा E इज द एलिमेंट ऑफ G, E इज द एलिमेंट ऑफ H। एक क्या लिख लिया हमने कि E इज द एलिमेंट ऑफ H, ऐसा इसलिए लिख लिया कि जो H है वो क्या था, एक ग्रुप था। यहां देखो कि G का उपग्रुप कौन है, H है, यानी H खुद भी क्या है, एक ग्रुप है, चूंकि H क्या है, ग्रुप है। ये चीज हमने यहां से लिख दी। तो यदि ये ग्रुप है तो इसमें इसकी आइडेंटिटी होगी, यानी कम से कम तत्समक अवयव तो होगा। और हम जानते हैं कि यदि E को यदि किस में रख दिया जाए, F में यदि रख दिया जाए तो उसका आंसर पिछली वाली थ्योरम के बेसिस पर कितना आता है, E डैश आता है यहाँ पर, ठीक है। ये कहां से लिख लिया हमने, प्रमेय से लिख लिया, जो पिछली जो प्रमेय थी ना उससे, प्रमेय से, पिछली प्रमेय से लिख लिया है कि यदि समाकारिता के अंतर्गत तत्समक अवयव रखा जाए तो उसका परिणाम क्या आता है, E डैश आता है। तो हमने क्या लिख लिया, E डैश यहाँ पर लिख लिया। अब ऐसा हो गया तो आपने क्या देखा कि हमारे पास E डैश नाम का एलिमेंट निकल कर आता है, किससे, जो H से तो E ले रहा है और परिणाम कहाँ दे रहा है, ये E डैश में दे रहा है यहाँ पर, यानी E डैश नाम का परिणाम दे रहा है। और E डैश किसका एलिमेंट होता है, E डैश सदैव G डैश का एलिमेंट होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो FH क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट कि FH, चाहे आप ऐसे कह सकते हो कि FH इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि यहां से हमें क्या प्राप्त हो गया
कि ई डैश हमें किस में प्राप्त हो गया, एफ एच में प्राप्त हो गया। यही तो कहा था वहां पर कि जब भी एच के एलिमेंटों को लेकर एफ एच बनाएगा तो उस कंडीशन में वो सारे के सारे एलिमेंट किसके अंतर्गत जाएंगे, एफ एच के अंतर्गत वो जाएंगे। तो पहला एलिमेंट कौन आ गया, ई डैश आ गया। तो हमने क्या कह दिया कि एफ एच क्या नहीं है, रिक्त नहीं है। हमें इसके बारे में तो बतानी है कि जो एफ एच है वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो सब ग्रुप बनने के लिए एफ एच के बारे में आपको दो कंडीशन दिखानी है कि पहले तो ये नॉन एम्प्टी हो, तो नॉन एम्प्टी कंडीशन तुमने यहाँ से शो कर ली, ठीक है। अब और क्या दिखाना है कि इसके कोई भी दो एलिमेंट को यदि आप लेकर चलो तो वो कौन से नियम का पालन करे, जो हमने सेकंड नियम लिखाया था ना, उस नियम की पालन वो करना चाहिए यहाँ पर। तो पहली कंडीशन तो हमारी यहाँ से प्रूव हो जाती है, यहाँ से कि एफ एच इज नॉट इक्वल टू 5। मैं इसको दे देता हूँ 1 नंबर यहाँ, ठीक है। यानी आधा काम हमारा हो गया। उन्हें माना कि अब की बार हमने क्या माना कि एफ एच की ए डैश कोमा बी डैश इज द एलिमेंट ऑफ एफ एच, कि एफ एच में दो एलिमेंट ए डैश और बी डैश नाम के और हैं। लेकिन ये कब आए थे, माना कि ए डैश कोमा बी डैश इज द एलिमेंट ऑफ एफ एच इस प्रकार है कि किस प्रकार है कि हमने जब ए डैश जो प्राप्त किया है वो कब प्राप्त किया है, जब आपने एफ में क्या रखा है, ए, ठीक है। ए इज द एलिमेंट ऑफ एच। दूसरा है बी डैश, बी डैश कब आया था, जब आपने एफ में क्या रखा था, बी, और जो बी आया है वो भी कहां से आया है, एच से। अर्थात ए कोमा बी इज द एलिमेंट ऑफ एच। इस प्रकार है कि दोनों एलिमेंटों के कारण ही तो ए डैश बी डैश आए थे, जो कि किसको बिलोंग कर रहे हैं, एफ एच को बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन ये कब आए थे, जब हमने एक में तो ए रखा था, एक में क्या रखा था, बी रखा था, तब जाके निकल कर कौन आए थे, ए डैश बी डैश आए थे यहाँ पर। इस प्रकार कैसे थे कि हमने इसको दिखाया कि ए डैश इज द एलिमेंट ऑफ किसका था, यहां से आया था, और ये तब बना था जबकि हमारे पास क्या था कि ए इज द एलिमेंट ऑफ एच था। और जो बी डैश है वो तब आया था जब हमने इसमें बी रखा था, और जहां पर बी इज द एलिमेंट ऑफ एच, ये तब जाके आए थे दोनों। तो हमारे पास यहाँ पर दो एलिमेंट कौन कौन से आ गए एफ एच में, एक तो आ गया, यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से हमें ये मिला कि हमने जो ए और बी नाम के एलिमेंट थे वो उनको इसमें जब एफ में रखा तो उन्होंने क्या दिया, ए डैश और बी डैश दिया। तो यहाँ से हमने क्या प्राप्त कर लिया, चूंकि ए कोमा बी इज द एलिमेंट ऑफ एच, कि ए और बी कहाँ से हैं, एच से हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब ये दोनों एच से हैं तो इनके लिए इस प्रकार का रिजल्ट कि ए कोमा बी इज द एलिमेंट ऑफ बी इनवर्स, ए कोमा बी इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ एच। कि अब की बार हमें क्या प्राप्त हो गया कि इनका जो प्रतिलोम है एक का वो भी कहां पर होगा, एच में होगा। क्यों होगा, चूंकि जो एच है वो क्या है, ग्रुप है, और ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर समझ आ रही है आपको बात कि हमने क्या लिया कि ए कोमा बी इज द एलिमेंट ऑफ एच, और यहाँ से हमें क्या मिल गया कि ए कोमा बी इनवर्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ एच। चूंकि जो एच है वो ग्रुप है और ग्रुप में प्रत्येक अवयव का इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर जो बी इनवर्स है वो भी कहां पर होगा, हमारे इसमें होगा, ठीक है। और आगे चलो, अगर यदि ऐसा है तो इनके मध्य संक्रिया कराओगे आप ए स्टार बी इनवर्स, तो वो भी कहां पर जाएगा, एच में आएगा। क्यों आएगा, बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारे पास जो एच है वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करता है। और क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप जब भी किसी ग्रुप में से कोई भी दो एलिमेंट लेते हो तो उन पर संक्रिया कराने पर प्राप्त परिणाम डेफिनेटली हमारे उसी ग्रुप के अंतर्गत जाएगा। तो उस कंडीशन पर हमने क्या कह दिया कि ए स्टार जो बी इनवर्स है वो भी कहां पर जाएगा, एच में जाएगा। अब मैं इस अवयव का क्या ले लेता हूं, एफ प्रतिचित्रण यदि यहां पर ले लेता हूं दोनों तरफ से, तो ए स्टार बी इनवर्स एंड एलिमेंट ऑफ एफ एच, इस तरीके से। तो यदि मैं इसका यदि एफ प्रतिचित्रण ले लेता हूं तो उस कंडीशन में प्राप्त परिणाम भी कहां पर जाएगा, एफ एच में जाएगा। क्योंकि ये चीज तो शुरुआत से लेकर चल रहे हैं कि जब भी एलिमेंट आप एच से लेते हो और उसका एफ प्रतिबिंब आप प्राप्त करते हो तो उस कंडीशन में सदैव वो एफ एच में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जब ए स्टार बी इनवर्स एच का है तो इसका एफ प्रतिचित्रण किस में जाएगा, एफ एच में जाएगा। तो ये हमारा एफ एच में हो गया। अब हम जानते हैं कि जो एफ थी, जो एफ था हमारे पास वो क्या था कि एफ सच दैट जी टू जी डैश क्या है, समाकारिता है। और समाकारिता की परिभाषा ये कहती है कि यदि जी डैश के कोई दो एलिमेंटों के मध्य यह संक्रिया कार्य कर रही है तो इन्हें आप इस तरीके से लिख सकते हो, किस तरीके से कि एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी इनवर्स, इस तरीके से आप उन्हें लिख सकते हो, एफ ऑफ ए ऑफ
एफ ऑफ बी इनवर्स, क्योंकि जी की संक्रिया स्टार थी तो जी डैश की संक्रिया कौन सी है, ओ, तो हमने किस में कन्वर्ट कर दिया कि इन दोनों को इस रूप में कन्वर्ट कर दिया, इज द एलिमेंट ऑफ एफ एच। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों किस में चले गए, एफ एच में। और हम ये भी जानते हैं कि जो थ्योरम नंबर 1 हमने जो पहले पढ़ी थी, थ्योरम नंबर 1, उसमें ये कहता है कि यदि किसी अवयव के प्रतिलोम का यदि एफ प्रतिचित्रण ज्ञात किया जाए तो उसके बजाय उस पूरे प्रतिचित्रण का आप इनवर्स प्राप्त कर लो। ये हमारी थ्योरम नंबर 1 कहती है। तो ये हमने कहां से ले लिया, थ्योरम नंबर 1 से। तो इसको भी मैंने यहां लिख दिया चूंकि प्रमेय 1 से। तो ये भी हमने कहां से ले लिया, प्रमेय से। अब ऐसा कहेंगे तो इसका भी हम मान जानते और इस अंदर वाले का भी मान जानते। वो कहां से जानते हैं, इधर देखो कि एफ ए को आपने क्या कहा था, ए डैश कहा था, और एफ बी को आपने क्या कहा था, बी डैश कहा था। तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, ये तो मिल जाएगा ए डैश और ये क्या हो जाएगा, बी डैश का इनवर्स, क्योंकि बी डैश तो यहां पर है, ऊपर क्या लग रहा है, इनवर्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ क्या हो गया, एफ एच हो गया। तो यहां से हमने क्या देखा कि हमने जो दोनों के दोनों एलिमेंट लिए थे कि जो ए डैश था वो भी एफ एच का था, जो बी डैश था वो भी एफ एच का था, तो उनका ये परिणाम भी कहां पर चले गया, एफ एच में चले गया। और ये हमारी कौन सा नियम है, ये दूसरा नंबर का नियम है यहाँ पर, क्योंकि सब ग्रुप प्रूव करने के लिए जो दूसरा नंबर का नियम था वो यही था कि यदि इस प्रकार के हमारे पास व्यवस्था है तो ये प्राप्त परिणाम यदि एफ एच को बिलोंग कर जाता है तो उस कंडीशन में उसको क्या कह पाते हैं, ग्रुप। क्योंकि एक नियम हम पहले प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर, जहां चूंकि ए डैश कॉमा बी डैश इज द एलिमेंट ऑफ एफ एच, कि ये दोनों के दोनों किसके एलिमेंट है, एफ एच के, तो इनकी मत संक्रिय कराने पर ये परिणाम भी किसको बिलोंग कर गया, एफ एच को बिलोंग कर गया। तो इस कारण से क्या कह दिया हमने यहाँ पर कि ये हमारा सेकंड नियम है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे परिणाम 1 व 2 से, परिणाम 1 व 2 से। 1 व 2 क्या था, एक तो था क्या था आपका कि जो एफ एच था वो नॉट इक्वल टू 5 था, और दूसरा क्या था कि ए डैश ऑफ बी डैश इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ एफ एच फॉर ऑल ए डैश कॉमा बी डैश इज द एलिमेंट ऑफ एफ एच। तो ये दोनों तो हमारे किसके थे, सब ग्रुप के नियम थे। तो परिणाम 1 और दोनों सब ग्रुप के नियम है, तो उनका बेसिस पे क्या कह देंगे, इंप्लाइज दैट कि जो एफ एच होगा वो क्या होगा, जी डैश का क्या होगा, उपग्रुप होगा। क्योंकि जो संक्रिया कार्य कर रही है दोनों में किसकी कार्य कर रही है, जी डैश की, और एलिमेंट भी किसके हैं, ये सारे के सारे जी डैश के, सारे जी डैश की तो है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्या कह दिया कि एफ एच है वो जी डैश का क्या है, उपग्रुप है। और यही आपको प्रूव करना था, यही आपको दर्शाना था यहाँ पर कि जो एफ एच होगा वो जी डैश का क्या होगा, उपग्रुप होगा। ठीक है, मैं इसका डायग्राम और बना देता हूँ, इसको थोड़ा साइड में नोट कर लेना इसको इस तरीके से कि ये था हमारे पास जी और ये क्या था, जी डैश। यहाँ ये छोटा h इसके अंतर्गत विद्यमान था h नाम से। ठीक है, तो इसके अवयवों को लेकर इसने अंदर क्या बना दिया है, दूसरे वाले में जाकर एक FH नाम से बना दिया। तो जो यहाँ H था वो इसके अंदर जाके क्या बना रहा है, FH बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें ये दर्शाना था कि जो ये FH बना है वो किसका सब ग्रुप है, G डैश का सब ग्रुप है। तो वो काम हमने यहाँ पर किया कि जो E है वो उधर जाकर E डैश बना देता है। तो इसके बेसिस पे तो क्या हो गया, ये एम्प्टी नॉन एम्प्टी हो गया कि E का जो प्रतिचित्रण है वो सामने वाले में जाकर E डैश हो जाता है। तो उसके बेसिस पे तो हमने क्या कह दिया कि ये क्या है, नॉन एम्प्टी है। और एक एलिमेंट हमने A लिया था और एक एलिमेंट हमने B लिया था। तो जो A है वो यहाँ पर क्या बनाता है, A डैश बनाता है, और जो दूसरा है वो क्या बनाता है, यहाँ पर B डैश बनाता है। अब ये जो सारे के सारे इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे उसका जो बड़ा राउंड है वो कौन सा है, G डैश का ही तो है यहाँ पर। तो सारे के सारे एलिमेंट तो सब G डैश से ही आ रहे हैं। अब भले ही चाहे इसके अंदर रखे हुए हो तो अंदर रखे तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो ऐसा करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है कि जो FH है वो G डैश का क्या प्राप्त हो जाता है, सब ग्रुप प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हम इस थ्योरम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके सेकंड पार्ट को भी क्लियर करते हैं।